अध्याय 381। प्रभारी व्यक्ति रूबल। रूबल 30 साल की उम्र के शुरुआती पड़ाव पर एक व्यक्ति जो देखने में युवा लेकिन ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। उसके थोड़े परिपक्व चेहरे पर एक दयालु और सुखद मुस्कान थी जो बहुत ही मिलनसार और सौहार्दपूर्ण प्रभाव छोड़ती थी। उसमें उस दबदबे या अहंकार का नामोनिशान नहीं था जो अक्सर महान शक्तियों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में देखा जाता है। यदि रोहित को उसकी पहचान न पता होती तो वह उसे पड़ोस का कोई साधारण चाचा समझ बैठता। हालांकि पहली छाप काफ़ी अनुकूल थी, लेकिन रोहित को नहीं लगा कि इस आदमी से निपटना आसान होगा। अरविंद के समान स्तर पर होने का मतलब था कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण चरित्र नहीं था। मुख्यालय बिना किसी ठोस कारण के इतने महत्वपूर्ण मामलों के प्रबंधन के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता। नमस्ते रोहित, मैं रूबल हूँ। मैंने अक्सर अरविंद को तुम्हारा जिक्र करते सुना है। ये हमारी पहली मुलाकात है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम मेरा अच्छा ख्याल रखोगे, रूबल ने कार्यालय में प्रवेश करते ही उत्साहपूर्वक कहा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए जैसे वह किसी वरिष्ठ को संबोधित कर रहा हो, बावजूद इसके कि रोहित उससे बहुत छोटा था। उसने जरा भी गर्व या गुस्सा नहीं दिखाया। रोहित ने उसके हाथों की गर्माहट महसूस की और शांति से जवाब दिया, टीम लीडर रूबल मजाक कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक कर्मचारी हूँ, मैं आपका ख्याल कैसे रख सकता हूँ? सब कुछ आधिकारिक व्यवसाय का मामला है। हालांकि मुझे जिज्ञासा है, क्या अरविंद इसके प्रभारी नहीं थे? अचानक लोग बदलने के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। मुख्यालय के नियमों के अनुसार प्रभारी व्यक्ति को बिना वजह नहीं बदला जाना चाहिए जब तक कि वह मर न गया हो। रूबल ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दरअसल हमें आपको पहले सूचित करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यालय में कुछ समस्याएं आ गईं। अरविंद को काम से संबंधित कुछ चूक के कारण अनुशासित किया गया है, इसलिए निकट भविष्य में वह काम जारी नहीं रख पाएंगे। अब से मैं आपकी टीम के काम का प्रभारी रहूंगा। लगता है मुख्यालय के भीतर भी सब कुछ शांत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरे ऑपरेटर को भी नहीं बदला होगा। रोहित की आंखें चमकी। उसने रूबल की ओर गहरे अर्थ के साथ देखा। आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये वास्तव में केवल अरविंद की कुछ काम संबंधी गलतियों के बारे में है और कुछ नहीं, रूबल ने बहुत गंभीरता से आश्वस्त किया। पूनम अभी लाउंज में आराम कर रही है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं उसे किसी भी समय लाइन पर ले सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ काम से संबंधित गलतियां ही होंगी, रोहित ने धीरे से कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। रूबल फिर मुस्कान के साथ अनिकेत की ओर मुड़ा। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मुख्यालय के प्रसिद्ध अनिकेत होंगे। नमस्ते, मुझे भविष्य में काम के मामलों में आपसे बहुत कुछ सीखना होगा। अनिकेत वास्तव में भूत नियंत्रक विशेषज्ञों के बीच एक अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। वह जयपुर शहर के पहले प्रभारी थे और उनका अब तक जीवित रहना वास्तव में उल्लेखनीय था। नमस्ते टीम लीडर रूबल, अनिकेत ने सिर हिलाकर अभिवादन किया। मैंने जयपुर शहर की घटना की गंभीरता और नुकसान के बारे में सुना था। हम सुनीता के आभारी हैं कि उन्होंने समय रहते उस घटना के प्रसार को रोक दिया। हालांकि मैंने पहले आपके बारे में कुछ प्रतिकूल खबरें सुनी थीं, लेकिन ये सच है कि अच्छे लोगों पर भगवान की कृपा होती है। आपको सही सलामत देखकर मुझे किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुशी हो रही है। रूबल ने सुनीता का गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि उसके चेहरे की मुस्कान ने सुनीता के भीतर की अलौकिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। सुनीता का सिर थोड़ा झुका और हंसता हुआ चेहरा केंद्र में आ गया, जो एक डरावनी अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रहा था। इस अचानक हुई घटना का सामना करते ही रूबल थोड़ा कांप गया। उसकी आंखों में घबराहट और बेचैनी की झलक दिखाई दी। आपको मेरी ओर देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। मुझे डर है कि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी और गलती से आपकी हत्या कर दूंगी। टीम लीडर रूबल, आप यहाँ के मामलों को रोहित और अनिकेत पर छोड़ सकते हैं। मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मैं पहले की तरह सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ हूँ। क्षमा करें, सुनीता पर मौजूद भूतिया चेहरे ने कहा। उसकी आवाज़ रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, बस आप ठीक रहें। टीम लीडर रूबल की मुस्कान स्वाभाविक थी, लेकिन जैसे ही उसे सुनीता की बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी मुस्कान दबा ली और उसका चेहरा बेहद अजीब हो गया। सुनीता ने आगे कहा, जयपुर शहर की घटना से संबंधित सारी जानकारी यहाँ है और जिस भूत को हमने हिरासत में लिया है वह भी यहाँ है। टीम लीडर रूबल, आप आज कार्यभार संभाल सकते हैं। उसने कोने में रखे एक काले बॉडी बैग की ओर इशारा किया। निश्चिंत रहें, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभालूंगा। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, अब थोड़ा आराम करें। रूबल ने सिर हिलाते हुए कहा और आगे बढ़कर बॉडी बैग उठा लिया। वह शव भारी नहीं था, लेकिन उसे हाथों में पकड़ने से एक अस्पष्ट बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही रूबल बॉडी बैग अपने सहकर्मियों को सौंपने वाला था, रोहित के एक हाथ ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली। उस ठंडी हथेली ने एक आश्चर्यजनक बल महसूस कराया।
चूंकि कैप्टन रूबल अब से प्रभारी होंगे, तो क्या अरविंद द्वारा किए गए कुछ वादों की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं होनी चाहिए? ये सही नहीं होगा कि नया व्यक्ति कार्यभार संभाले और पिछले नेता के वादे अब मान्य न रहें, रोहित ने कहा। रूबल के लिए रोहित एक कांटेदार मुद्दा था, सक्षम लेकिन निपटने में बेहद कठिन। मुझे नहीं पता कि अरविंद ने पहले क्या वादा किया था। चूंकि मैं कार्यभार संभाल रहा हूं, अगर यह कुछ ऐसा है जिसे मैं पूरा कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, रूबल ने गंभीरता से कहा। रोहित ने कहा, यह कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। पहले अरूप गुप्ता ने मुझे एक IOU ऋण पत्र लिखकर दिया था। मुझ पर उनकी एक भूतिया मोमबत्ती उधार है। क्या आप इस मामले को आगे बढ़ाने में मेरी मदद नहीं करेंगे, कैप्टन रूबल? और यह घटना इसलिए सुलझी क्योंकि मैंने 2 मोमबत्तियां इस्तेमाल की और 2 भूतों को नियंत्रित करने की स्थिति की पेशकश करके कुमुक बुलाए। व्यक्तिगत जोखिम और प्रयास एक बात है, लेकिन किसी व्यक्ति से घाटे में काम करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, है ना? पुराने समय में सैनिकों को वजीफा मिलता था। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरा हर्जाना भरना चाहिए? ये सुनकर रूबल का मुंह तुरंत टेढ़ा हो गया। भूतिया मोमबत्ती और भूत नियंत्रण पद जैसे संसाधन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। कैप्टन रूबल, आप एक सीधे व्यक्ति हैं। मुझे धोखा देने के लिए खाली वादे न करें, वरना ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, रोहित ने चेतावनी दी। रोहित ने उसकी बाँह छोड़ दी, उसके माथे की खाल फट गई और एक सुर्ख और डरावनी आंख बाहर निकल आई जो बेचैनी से घूम रही थी। रूबल ने कुछ कठिनाई से मुड़कर कहा, मिस्टर रोहित, यह मेरी जिम्मेदारी से परे है। संसाधनों का प्रबंधन हमेशा प्रोफेसर अरूप गुप्ता द्वारा किया जाता है। क्यों ना आप खुद उन्हें कॉल करके इस पर चर्चा करें? मेरे उनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। पिछली बार मैंने उनके सामने उनके भाई को मार दिया था, और हंगरी घोस्ट घटना के दौरान भी हमारे बीच कुछ घर्षण हुआ था जो सुखद नहीं रहा। इसके अलावा, क्या आप और मुख्यालय एक ही तरफ नहीं हैं? आप मुझसे संपर्क करने को कह रहे हैं, तो आप खुद इस अलौकिक घटना को क्यों नहीं संभाल लेते? रोहित ने तर्क दिया। पल्ला झाड़ना बेकार है, कैप्टन रूबल, और मुझे मिस्टर रोहित कहना बंद करें। मैं बस एक साधारण कर्मचारी हूं। आप संसाधन दें, मैं काम करूंगा, यह इतना आसान है। ऐसा करते हैं, मैं आपको सहयोग के तौर पर 1 साल का सोना एडवांस दे दूंगा और फिर मैं आपकी स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जमा करूंगा। अगर मंत्री मंजूरी देते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, रूबल ने प्रस्ताव दिया। फिलहाल के लिए इतना ठीक है। मैं जल्द ही सुनीता और अनिकेत के साथ लंबी छुट्टी के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा हूं। हर्जाना मिलने के बाद हम आगे की बात करेंगे, रोहित ने जवाब दिया। रूबल तुरंत बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। बातचीत की गुंजाइश है ना? मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे नहीं संभालूंगा, बस मैं अभी इस पर फैसला नहीं ले सकता। वह इन तीनों को एक साथ छुट्टी पर जाने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तथ्य यह है कि हम अभी भी यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बातचीत ठीक चल रही है। अगर आप इसे नहीं संभाल सकते, तो अरविंद को आने दें, रोहित ने स्पष्ट किया। दुविधा में फंसे रूबल ने कहा, यहाँ एक पल इंतजार करें, मैं ऊपर निर्देश पूछने के लिए कॉल करता हूँ। वह बाहर चला गया। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सुनीता ने फुसफुसाते हुए पूछा। आखिरकार यह सब बड़े हित में है, रोहित ने जवाब दिया। सच है, लेकिन क्या इस बार जीवित रहने का मतलब अगली बार की गारंटी है? संसाधनों का मुख्यालय में दुरुपयोग होता है। हमारे हाथों में वे अपनी अधिकतम क्षमता तक उपयोग किए जा सकते हैं। अनिकेत ने भी इसे तर्कसंगत पाया। बाहर जाकर रूबल ने मुख्यालय को कॉल नहीं किया। ऐसा करने से न केवल उसकी अक्षमता प्रकट होती, बल्कि अरविंद की वापसी का रास्ता भी खुल सकता था। ये रोहित युवा है, लेकिन मूर्ख नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि अरविंद को इस आदमी की वजह से अक्सर सिरदर्द रहता था। रूबल ने सिगरेट सुलझाई। उसके एक सहकर्मी ने धीरे से कहा, कैप्टन, हम सीधे नियंत्रण क्यों नहीं ले लेते? मामला सुलझ गया है, रोहित हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। रूबल ने उसे देखा, अगर उसने हमला कर दिया, तो क्या तुम उसे हरा सकते हो? रोहित ने एस लेवल की घटनाएं संभाली हैं। जब 3 भूत नियंत्रक एक साथ हों और उन्हें सही ढंग से न संभाला जाए, तो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आज के समय में एक शीर्ष नियंत्रक पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, रोहित के पास मरे हुए को जीवित करने जैसे भयानक रहस्य हैं। गहन विचार के बाद रूबल ने दांत पीसते हुए कहा, उसे वह दे दो जो वह चाहता है, अन्यथा आज का मुद्दा हल नहीं होगा। अध्याय 382, एक विशेष चिथड़े की गुड़िया। रोहित का मूल इरादा अरविंद से वसूली करने का था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंतिम समय में प्रभारी बदलकर रूबल नाम का व्यक्ति आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वसूली किसी से भी करना एक समान है। यदि आज उसे इस ऑपरेशन के दौरान हुए नुकसान का हर्जाना नहीं मिला, तो वह आसानी से नहीं मानने वाला था। आखिर यह अलौकिक घटना बहुत खतरनाक थी।
रहस्यमय तरीके से एक भूत के प्रहार को झेलने के कारण उसकी पूरी भूतिया मोमबत्ती बर्बाद हो गई थी। 2-3 बार जानलेवा खतरों का सामना करने और अनिकेत और सुनीता जैसे 2 साथियों को बचाने के बावजूद कुछ मामलों में स्पष्ट हिसाब किताब की आवश्यकता थी। जरा सोचिए, अगर रोहित ने पिछली बार अपने साथ भूतिया मोमबत्ती ले जाने की जिद नहीं की होती तो वह उस घटना में मर गया होता। इसलिए कोई इतना महान नहीं बन सकता। जब स्वार्थी होने का समय हो तो स्वार्थी होना ही पड़ता है। लगभग 10 मिनट बीत गए। रूबल गंभीर चेहरे के साथ वापस लौटा। इस बार उसके पास वह गर्मजोशी भरी उत्साही मुस्कान नहीं थी। क्या वह रोहित द्वारा की गई वसूली से अंदर ही अंदर जल रहा था या वह इस बात से डरा हुआ था कि सुनीता का चेहरा फिर से उसे घूर रहा है? यह अज्ञात था। क्या परिणाम निकला? रोहित ने पूछा। उसे केवल परिणाम से मतलब था, प्रक्रिया से नहीं। रूबल बैठ गया, आह भरी, और बोला, 2 भूतिया मोमबत्तियों का तुरंत हर्जाना देना निश्चित रूप से असंभव है। इस तरह के रणनीतिक स्तर के संसाधनों के लिए सख्त आवेदन की आवश्यकता होती है। तुम जानते हो रोहित, पिछली बार जब तुमने एस लेवल की घटना को सुलझाया था तो उच्चाधिकारियों ने तुम्हें इनाम में एक मोमबत्ती दी थी, इसलिए फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, रोहित ने कहा। रूबल बोला, हालांकि मोमबत्तियां नहीं हैं, लेकिन मैं इस ऑपरेशन के नुकसान की भरपाई के लिए विकल्प के रूप में कुछ और दे सकता हूं। उसने अपने साथ आए कर्मियों को इशारा किया और मेज पर एक विशेष रूप से बना ब्रीफकेस रखा गया। ऐसी कौन सी चीज है जो 2 भूतिया मोमबत्तियों के बराबर है? रोहित ने ब्रीफकेस की ओर नहीं देखा, बल्कि रूबल पर अपनी नजरें टिका दी। सफेद मोमबत्तियों की बात छोड़ो, वे तो अरूप गुप्ता के पास बहुत होंगी। मुख्य बात लाल भूतिया मोमबत्ती है जो दुष्ट आत्माओं के हमलों को रोक सकती है। रूबल ने गंभीरता से कहा, यह चीज कुछ मायनों में भूतिया मोमबत्ती से भी ज्यादा खास है। अगर कोई और होता तो मैं इसे कभी पेश नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुमने इस घटना में योगदान दिया और अनिकेत और सुनीता को बचाया, जिससे मुख्यालय को होने वाले नुकसान में भारी कमी आई, इसलिए मैंने यह अपवाद किया है। मुझे पता था कि मुख्यालय के पास कुछ खास चीजें हैं। तुम लोग इतने समय से दुष्ट आत्माओं पर शोध कर रहे हो और अरूप गुप्ता जैसे बेहतरीन दिमाग वहां काम कर रहे हैं, तो परिणाम कैसे नहीं होंगे? रोहित हल्के से हंसा। डिब्बे में क्या है, बाहर निकालो और हमें देखने दो। रूबल ने कहा, मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक शर्त? रोहित ने अपना सिर झुकाया। अगर ऐसा है तो अगली बार कहीं कोई अलौकिक घटना हो तो मुझे मदद के लिए मत बुलाना। रूबल ने कहा, नहीं, ये बस एक छोटी सी विनती है। मुझे उम्मीद है कि इस घटना के खत्म होने के बाद सुनीता मेरे साथ जे सिटी चलेंगी। तुम मुझसे सुनीता को जे सिटी भेजने के बारे में क्यों पूछ रहे हो? 1 मिनट रुको, उच्चाधिकारी सुनीता के पुनरुत्थान को लेकर बहुत चिंतित हैं, है ना? क्या तुम इस अवसर का उपयोग ये स्पष्ट करने के लिए करना चाहते हो कि आखिर क्या हुआ? रोहित की नज़रें तेज हो गईं। रूबल मन ही मन हैरान रह गया। रोहित की कम उम्र के बावजूद उसका अंतर्ज्ञान बेहद तेज था। यह ऊपर से आदेश है। अगर सुनीता के पुनरुत्थान से जुड़ी कोई भी चीज़ भविष्य में अनावश्यक मौतों को कम करने के काम आ सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। रोहित ने कहा, सुनीता का पुनरुत्थान दोहराया नहीं जा सकता। इन वर्जनाओं को नहीं छुआ जाना चाहिए। सुनीता तुम्हारे साथ जे सिटी नहीं जाएगी। वह केवल जयपुर शहर के लिए जिम्मेदार होगी, अभी भी और भविष्य में भी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके बगल में बैठी सुनीता ने बीच में ही कहा, रोहित, मैं जानती हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन अगर मेरा पुनरुत्थान दोहराया जा सके तो ये सबके लिए अच्छा होगा। कैप्टन रूबल, निश्चिंत रहें, मैं जे सिटी जाऊंगी। रोहित का चेहरा काला पड़ गया। क्या वह नहीं जानती थी कि वह केवल इसलिए जीवित हो सकी क्योंकि वह वास्तव में कभी पूरी तरह मरी ही नहीं थी? जो भी हो, अगर तुम खुश हो तो ठीक है। रोहित ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। तो ये तय रहा। कृपया इसे स्वीकार करें, रूबल ने ब्रीफकेस खोलते हुए कहा। रोहित ने अंदर देखा और तुरंत अपनी भवें सिकोड़ लीं। अंदर पुराने गंदे कपड़े से बनी एक हथेली के आकार की चिथड़े की गुड़िया थी। गुड़िया के अंगों, पेट और सिर में सोने की सुइयां चुभी हुई थीं। एक डरावनी चीज। रोहित की नजरें बदलीं। इसकी आभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी भूत का सामना करते समय होती है। इस गुड़िया का उपयोग क्या है? रूबल ने गुड़िया के सिर से सोने की सुई खींची। तुरंत गुड़िया का सिर हिलने लगा और वह किसी फंसे हुए छोटे इंसान की तरह छटपटाने लगी। रूबल ने जल्दी से उसे वापस ठोंक दिया। जहां तक इसके कार्य की बात है, ये सरल है। ये तुम्हारे बदले एक बार मर सकती है। ये चीज किसी व्यक्ति की जगह मर सकती है। अनिकेत, जो बगल में था, अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित रह गया। रूबल ने कहा, तुम्हें बस इस गुड़िया पर अपने खून की एक बूंद गिरानी है और फिर सोने की सुइयां हटा देनी हैं। कोई भी भूत जो तुम पर हमला करेगा, वह इसके बजाय इस चिथड़े की गुड़िया पर हमला करेगा। एक बलि का बकरा गुड़िया। रोहित की नज़र पैनी हो गई।
क्या तुमने इसका परीक्षण किया है? बिल्कुल, रूबल ने पुष्टि की। रोहित ने गुड़िया के टेढ़े मेढ़े काले टांकों को देखा। ये वस्तु किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई जा सकती थी। तकनीक बिल्कुल भूतों जैसी है। रूबल ने कहा, क्षमा करें, इस वस्तु के बारे में सब कुछ गोपनीय है। शायद अरूप गुप्ता जानते हों। रोहित ने आगे कुछ नहीं पूछा। अगर यह चीज़ वास्तव में वैसी ही है जैसा तुम कह रहे हो तो नुकसान की भरपाई समझो। हालांकि अरूप गुप्ता पर अभी भी मेरी एक भूतिया मोमबत्ती उधार है और तुम्हें उस पर नज़र रखनी होगी। अध्याय 383 सागर की उपस्थिति। जेड सिटी की घटना का हैंडओवर पूरा हो गया था। अगले दिन रोहित शहर छोड़कर जयपुर वापस लौट गया। आखिरकार वहां के कुछ मामलों को निपटाना उसकी जिम्मेदारी थी। टीम रूबल, रोहित के जयपुर लौटने की पुष्टि हो गई है। लगता है कि वह अब और कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, एक भूत शिकारी सहकर्मी ने दबी आवाज में कहा। लेकिन क्या उस चिथड़े की गुड़िया को देकर उसे शांत करना थोड़ा ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं थी? वह चीज तो मुख्यालय में भी उपलब्ध नहीं है, उसे तो इस बार बस आपात स्थिति के लिए लाया गया था, एक अन्य शिकारी ने धीरे से टिप्पणी की। इस क्षण रूबल एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। उसकी नजरें दूर सील किए गए सीज़र होटल पर टिकी थीं और माथे पर हल्की शिकन थी। आखिरकार वह अरविंद का सबसे बेहतरीन शिकारी है, हमें उसे कुछ सम्मान तो देना ही होगा। उससे बिगाड़ना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अनिकेत और सुनीता उस पर काफी भरोसा करते दिखते हैं, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, यह कोई छोटा प्रभाव नहीं है, उसने कहा। इसके अलावा रोहित अब से मेरी जिम्मेदारी होगा, हमारे साथ उसके व्यवहार फिर से होंगे, इसे एक अच्छा प्रभाव छोड़ना समझो। चूंकि वह जयपुर लौट गया है तो अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि सागर को बाहर कैसे निकाला जाए। आखिरकार सागर अपनों में से एक है, हम उसे यहाँ इस हाल में नहीं छोड़ सकते। रूबल ने बात जारी रखी। उसने अपने मोबाइल फोन पर लोकेशन देखी। पास के सीज़र होटल की चौथी मंजिल के एक कमरे से अभी भी एक विशेष सिग्नल चमक रहा था। अपनी क्षमताओं के साथ उसे मरना नहीं चाहिए था। उसने पहले एक संकट का संकेत भेजा था, लेकिन रोहित ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और बचाव से इनकार कर दिया, पास खड़े शिकारी ने कहा। रूबल बोला, बचाव से इनकार करना सही फैसला था। सुनीता, सागर और अनिकेत के एक के बाद एक होटल के अंदर फंसने के बाद कोई मूर्ख भी जान जाएगा कि अंदर कितना खतरा है। बचाव के लिए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को तौलना चाहिए, अन्यथा यह एक आत्मघाती मिशन होता। रोहित का अब तक कई अलौकिक घटनाओं से जीवित बचना निश्चित रूप से उसकी बुनियादी निर्णय क्षमता के कारण है। ये सच है, सहकर्मी ने सिर हिलाया, फिर धीमी आवाज में कहा। हालांकि सुनीता की रिपोर्ट के अनुसार होटल के अंदर एक अज्ञात भूत है। अनिकेत और सुनीता को बचाने के बाद रोहित ने होटल को सील करने का फैसला किया। उन दरवाजों और खिड़कियों को देखो, सब ढह गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार बंद है। ये घोस्ट डोमेन का उपयोग करके इमारत की संरचना को नुकसान पहुंचाने के कारण हुआ है। इससे पता चलता है कि रोहित का उस चीज पर बस नहीं था, इसलिए उसने पूरी इमारत को सील करना चुना ताकि भूत की हलचल को सीमित किया जा सके। क्या हमें सागर को बचाते समय इस पर विचार करना चाहिए? रूबल ने हाथ हिलाया और कहा, मेरा अंदर के अज्ञात भूत से निपटने का कोई इरादा नहीं है। रोहित ने जाने से पहले जो व्यवस्था की थी मैं उसमें खलल नहीं डालूंगा, लेकिन अपने आदमी को बचाने के लिए होटल के सिर्फ एक हिस्से को तोड़ना शायद हमें उस चीज के सामने नहीं लाएगा। जब वह बोल रहा था तभी एक स्टाफ सदस्य ने रिपोर्ट दी, विस्फोटक तैयार हैं, हम किसी भी समय बचाव अभियान शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छे, 1 मिनट में हम नियंत्रित विस्फोट शुरू करेंगे, वहां की दीवार को उड़ा दो। जैसे ही विस्फोट सफल हो तुरंत दमकल विभाग को सीढ़ियां लगाने के लिए कहो। रूबल ने तुरंत बचाव अभियान की व्यवस्था की, फिर रुककर मुड़ा और कहा, किशन तुम इसे संभालो, बस व्यक्ति को बाहर ले आओ और यदि तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुरंत पीछे हट जाना। किशन नाम के भूत शिकारी ने सिर हिलाया, फिर तेजी से मुड़कर इमारत से नीचे उतर गया। 1 मिनट जल्दी ही बीत गया। 10, 9, 8, 7 की उल्टी गिनती के बाद विस्फोट का आदेश दिया गया। धमाका, एक जोरदार आवाज हुई और सीज़र होटल की भूतल की एक दीवार उड़ गई, चारों ओर धुआं फैल गया। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो एक सीढ़ी वाले ट्रक को सीधे चौथी मंजिल के उस छेद के पास खड़ा किया गया। किशन नाम का युवक बिना किसी सुरक्षा के धूल के बीच से सीढ़ी चढ़कर होटल की चौथी मंजिल पर पहुंच गया। ये कहना होगा कि रूबल के तरीके वास्तव में बहुत चतुर थे। ये जानते हुए कि होटल में समस्या थी, उसका किसी को गहराई में भेजने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने होटल के बाहर से बचाव करने का ये सामान्य तरीका चुना, जिससे अलौकिक शक्तियों के संपर्क से जितना संभव हो बचा जा सके। वास्तव में रूबल के इस दृष्टिकोण के कारण किशन भाग्यशाली रहा कि वह जीवित बच सका, क्योंकि उसने भूत की गतिविधियों के दायरे में अपने पैरों के निशान नहीं छोड़े। अन्यथा यदि अंदर का कोई भूत उसके पैरों के निशान पर कदम रख देता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई।
विस्फोट विशेषज्ञ काफी कुशल थे। विस्फोट से दीवार को नुकसान पहुंचा लेकिन अंदर ज्यादा क्षति नहीं हुई। जब किशन होटल के अंदर एक स्वीट में पहुंचा तो उसने तुरंत अपना सैटेलाइट पोजीशनिंग मोबाइल फोन निकाला। सिग्नल सही था, यही वह कमरा था। किशन ने सतर्क आंखों से दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के पीछे वह डरावना होटल था। उसने और अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और सुरक्षा के लिए वह दरवाजे को बाहर से बंद करने के लिए गया ताकि यदि कोई समस्या हो तो बंद दरवाज़ा उसे प्रतिक्रिया करने का समय दे सके। फिर सिग्नल का पीछा करते हुए वह स्थिति की जांच करने के लिए अंदर एक बेडरूम की ओर बढ़ा। उसने बहुत सावधानी और स्थिरता के साथ काम किया। धुंधले बेडरूम में एक अस्पष्ट ठंडक थी, जैसे कोई पुराना घर जो लंबे समय से खाली पड़ा हो आज फिर से खोला गया हो। किशन चिल्लाया नहीं और न ही अंदर भागा। उसने बस टॉर्च उठाए और बेडरूम की स्थिति का आकलन करने के लिए उसे चारों ओर घुमाया। उसे सिग्नल का स्रोत मिल गया। एक मोबाइल फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखा था जिसका ऑनलाइन स्टेटस चालू था। फ़ोन के बगल में एक लकड़ी की आत्मा पट्टिका रखी थी जो किसी मृतक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पट्टिका जैसी दिख रही थी, लेकिन वह बहुत पुरानी और धब्बेदार थी। उस पट्टिका में एक श्वेत श्याम फोटो लगी थी। फोटो एक मृत व्यक्ति की थी। वह व्यक्ति सागर था। इसके अलावा इस चित्र के सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था, स्थिर। उसका शरीर कड़ा हो गया था जैसे वह कई दिनों से मरा पड़ा हो। उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। सागर, यहाँ क्या स्थिति है? ये डरावना दृश्य देखकर किशन तनाव में नहीं आया, बल्कि उसने राहत की सांस ली। उसी समय धुंधले कमरे में अचानक एक आवाज़ गूंजी, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। क्या तुम्हें पूछने की ज़रूरत है? मैं इसमें फंस गया था और भूत के हमले से बचने के लिए मुझे पुराने तरीकों का सहारा लेना पड़ा। क्या हम अब निकल सकते हैं? किशन ने पूछा। सागर की आवाज़ कमरे में गूंजती रही और करीब से देखने पर पता चला कि आवाज़ वास्तव में उस पट्टिका पर लगी श्वेत श्याम फोटो से आ रही थी, जबकि उसका शरीर फर्श पर बेजान पड़ा था। कहना मुश्किल है, यहाँ स्थिति थोड़ी जटिल है। यहाँ फंसने के दौरान मैंने कम से कम 4 बार महसूस किया है कि एक दुष्ट भूत ने मुझे निशाना बनाया है। सबसे आखिरी बार एक दिन पहले हुआ था और अगर मैं पहले से मृत नहीं होता तो शायद मैं उन मौकों पर मारा जाता। अनिकेत का क्या हुआ? उस पर भी हमला हुआ होगा, है ना? क्या वह नहीं मरा? वह जीवित बच गया, वह ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित ने उसे यहाँ से बचाया था, किशन ने जवाब दिया। रोहित ने उसे बचाया? यह असंभव है, सागर ने आश्चर्य के स्वर में कहा। रोहित कभी अनिकेत को नहीं बचाता। जब वे जयपुर में थे तब उनके बीच काफ़ी अनबन थी। कौन जानता है वह क्या सोच रहा था। चलो अभी की समस्या पर ध्यान देते हैं। तुम यहाँ हमेशा के लिए इस तरह नहीं रह सकते, कभी न कभी तुम मर जाओगे। तुम्हें अभी निकलना होगा। किशन के भाव थोड़े बदल गए जब उसने सागर के स्थिर शरीर की ओर देखा। यदि वह इसी स्थिति में रहा तो वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। सागर हिचकिचाया। उसे यकीन नहीं था कि इस स्थिति से बाहर निकलने पर वह फिर से भूत के हमलों का शिकार तो नहीं बन जाएगा। इस होटल के भूत भयानक थे और अधिकांश भूत नियंत्रक उनका सामना करने में संघर्ष करते थे, लेकिन इसी तरह अटके रहने का मतलब निश्चित मृत्यु था। अंततः सागर ने अपना मन बना लिया। तभी उसका कड़ा हुआ शरीर अजीब तरह से खड़ा हो गया, कुछ कदम आगे बढ़ा और अपने सामने रखी आत्मा पट्टिका को उठा लिया। पट्टिका पर उसकी श्वेत श्याम फोटो धीरे धीरे धुंधली होने लगी जब तक कि वह खाली नहीं हो गई और वहां एक आकृति की रूपरेखा उभरने लगी जो उसकी नहीं थी बल्कि पट्टिका के साथ जुड़ी थी। रुको! अचानक किशन के चेहरे के भाव कठोर हो गए और वह तेजी से कई कदम पीछे हट गया। दीवार से सटकर दरवाजे के बाहर की आवाज़ें सुनने लगा। गलियारे से कदमों की आवाज़ आ रही थी जो बहुत भारी थी। कदमों की आवाज़ इस तरफ आ रही है। इस समय होटल में जीवित लोगों का होना संभव नहीं है, सागर ने बिना किसी भाव के कहा और बाहर की ओर बढ़ने लगा। वह पट्टिका जिसे उसने पकड़ा था अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अध्याय 384 व्यक्तिगत अभिलेखागार। होटल में अब कोई जीवित व्यक्ति नहीं बचा हो सकता था, ये बात हर कोई अपने दिल में जानता था। फिर भी दीवार के ठीक दूसरी ओर से आने वाले कदमों की स्पष्ट आवाज़ ने अनैच्छिक रूप से दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। हालांकि बाहर अभी भी भरपूर दिन का उजाला था और सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही थी, जिससे चारों ओर सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन इससे उसे जरा भी राहत नहीं मिली। एक बार जब वह चीज़ प्रकट होती तो वह बिना किसी तर्क या कारण के हत्या कर देती थी। वह भयानक, अजीब और अप्रत्याशित थी। कदमों की आवाज़ बहुत करीब है, ऐसा लग रहा है कि वे इसी तरफ आ रहे हैं। किशन ने दीवार से सटकर फिर से सुना और निश्चितता के साथ इसकी पुष्टि की। वे कदम भारी थे, उनमें कोई गूंज नहीं थी और फर्श पर चलते समय वे एक मृत्यु जैसी आभा पैदा कर रहे थे। उसके दिमाग में एक ऐसी लाश की तस्वीर उभर रही थी जो बगल के धुंधले गलियारे में लक्ष्यहीन रूप से भटक रही है। रोहित की जानकारी सटीक है, यहाँ वास्तव में कुछ भयानक घूम रहा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पूरे होटल को सील करने का सुझाव दिया था। उसने ऊपर देखा। सागर, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अब खड़ा हो चुका हूँ, मैं वापस उस बेदी पर तो नहीं जा सकता, है न? सागर का चेहरा थोड़ा भयानक लग रहा था। उस चीज़ की चिंता मत करो। यहाँ फंसे रहने के दौरान मैंने वे कदम एक से अधिक बार सुने हैं। वे समय समय पर सुनाई देते हैं। हालांकि मैं उस चीज़ के व्यवहार को नहीं समझता, लेकिन चूंकि रोहित ने आत्मविश्वास के साथ इस जगह को सील किया है, इसका मतलब है कि उसके प्रभाव का दायरा बहुत बड़ा नहीं है। उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। किशन पूरी तरह से तनाव में था क्योंकि उसे यकीन था कि भूत दीवार के ठीक दूसरी तरफ था। उसने पीछे हटते हुए दूरी बना ली। सागर और किशन तेजी से फायर लैडर के जरिए चौथी मंजिल से नीचे उतरे और होटल से बाहर आ गए। पीछे हटते समय वे लगातार टूटे हुए कमरों और बंद दरवाजों की ओर देख रहे थे, इस डर से कि कहीं कोई दरवाज़ा धड़ाम से न खुल जाए और कुछ डरावना सामने न आ जाए। स्थिति उम्मीद से बेहतर रही। बंद दरवाज़ा नहीं खुला और वे सुरक्षित बाहर निकल आए। अंदर का भूत उनके पीछे बाहर नहीं आया। बाल बाल बचे, है न? दूर से दूरबीन से देख रहे टीम लीडर रूबल ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत सदाब को निर्देश दिया कि होटल के हर संभव प्रवेश द्वार, खिड़कियों और यहां तक कि सीवर ड्रेन को भी कंक्रीट से बंद कर दिया जाए और 1000 मीटर का सुरक्षा घेरा बना दिया जाए। 3 दिन बाद रूबल, सागर और सुनीता जे सिटी के लिए रवाना हो गए और जयपुर का बैलून हेड कान फिलहाल के लिए शांत हो गया। रोहित वापस जयपुर लौट आया। जब वह गुवांजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके जाने के बाद से काफ़ी बदलाव आए हैं। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे जो पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लग रहे थे। सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गश्त भी पहले से कहीं अधिक सख्त हो गई थी। केशव के पिता काम करवाने में काफ़ी प्रभावशाली हैं। उन्होंने पहले सेफ हाउस बनवाया, सामान जमा किया और अब पड़ोस की सुरक्षा का पुनर्गठन किया। उनके साथ काम करना वाकई कोई गलती नहीं थी, रोहित ने सोचा। रोहित जानता था कि वह खुद एक छात्र है और इन प्रशासनिक मामलों को इतनी अच्छी तरह नहीं संभाल सकता था। इसीलिए उसने श्रवण के साथ सहयोग किया था। रोहित ने सुरक्षा संसाधन, अलौकिक सुरक्षा प्रदान किए और श्रवण ने जनशक्ति और भौतिक सहायता। इसी आपसी लाभ के कारण हंगरी घोस्ट घटना के दौरान केशव का परिवार बच सका था। कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते समय गार्ड्स ने उसे नहीं रोका, वे उसे पहचानते थे। रोहित इस कॉम्प्लेक्स का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था, लगभग आधा हिस्सा उसका था, इसलिए उसे फेशियल रिकग्निशन, चेहरा पहचान के जरिए सीधे प्रवेश का विशेषाधिकार प्राप्त था। वह घर पहुंचा। घर में कोई नहीं था, न आलिया न मानसी। केशव के लिए आरक्षित कंप्यूटर रूम भी खाली था। हालांकि कमरा बहुत साफ था और मेज पर ताज़ा फल रखे थे जो निश्चित रूप से आलिया ने खरीदे होंगे। वह सीधे 5वीं मंजिल पर गया और हर कमरे की जांच की। वहां विशेष बक्सों में बंद खूंखार भूत थे, काले कपड़े से ढका भूतिया आईना था और एक पिंजर जिसे खोलकर बांधा गया था। अंत में उसने खिड़की से बाहर बेल टॉवर घंटाघर की ओर देखा। वहां एक छोटा सा कंपार्टमेंट था जिसमें एक लाल लकड़ी की कैबिनेट रखी थी। वह घोस्ट कैबिनेट थी। चूंकि रोहित इसके जोखिमों को लेकर अनिश्चित था, उसने इसे घर के बजाय थोड़ी दूर बेल टॉवर में रखा था। सब कुछ सुरक्षित पाकर रोहित ने अपने सामान को व्यवस्थित करना शुरू किया। वह अजीब गुड़िया, खून से सना पुराना अखबार और इस घटना के दस्तावेज। रोहित ने एक वॉयस रिकॉर्डर उठाया और महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करने लगा। जेड सिटी के सीजर होटल में चाकू लिए हुए लंबा पुरुष शव, कोडनेम मैन किलिंग घोस्ट, खतरे का स्तर 1, व्यवहार का तरीका। रोहित एक व्यक्तिगत अलौकिक अभिलेखागार बना रहा था। इसमें ऐसी जानकारी थी जो मुख्यालय के पास भी नहीं थी। रोहित अब अपने दिमाग पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। यादों का बदला जाना, अलौकिक पुनरुत्थान या अन्य स्थितियां उसकी याददाश्त छीन सकती थी, इसलिए बैकअप रिकॉर्ड रखना उसके लिए अनिवार्य था। 5वीं मंजिल का कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा नहीं था, जिससे साइबर घुसपैठ का कोई खतरा नहीं था। अध्याय 385 मूल्य। भाड़ में जाए। वह बुढ़ा खुद को समझता क्या है? सच में चाहता था कि मैं उसके साथ शराब पीऊं, आलिया ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ते हुए कहा। यह बेहद घिनौना है। वह खुद को क्या समझता है? क्या उसे लगता है कि उसके पास कुछ गंदे पैसे हैं तो वह खास हो गया? पूरे समय मेरी टांगों को घूर रहा था। क्या उसे लगता है कि वह मेरी रेशमी चिकनी टांगों को छूने के लायक है? यहाँ तक कि रोहित ने भी उन्हें नहीं छुआ है। बिजनेस सूट पहने आलिया जैसे ही घर में दाखिल हुई, गुस्से में बड़बड़ाने लगी। वह आज कंपनी के कुछ मामलों पर चर्चा करने गई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका सामना एक घटिया आदमी से हो गया। मानसी, जो उसके पीछे ही कमरे में आई थी, थोड़ा हैरान हुई। क्या तुम्हारी और रोहित की अनबन नहीं चल रही? आलिया ने आंखें घुमाईं। बेशक हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। जब हमने बिजनेस शुरू करने के लिए संघर्ष किया था तो हम हर समय एक ही बिस्तर पर सोते थे।
लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी पसंद की नहीं हूँ, वह मेरे प्रति उदासीन रहता है। पर ठीक है, मैंने जीवन भर के लिए उसका साथ पकड़ लिया है। वैसे तुम आज गुस्से में क्यों नहीं हो? वह बुढ़ा तुम्हारे सीने को भी लगातार घूर रहा था। बोलते समय उसने ईर्ष्या से मानसी के उभरे हुए वक्ष की ओर देखा। ये लगभग अवास्तविक था, जैसे वास्तविकता ही विकृत हो गई हो। बिना किसी कॉमिक बुक के पात्र हुए कोई इतना आकर्षक कैसे हो सकता था? मानसी हल्के से हंसी। हाई स्कूल से ही मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं हमेशा शालीन कपड़े पहनती हूँ। वे पुरुष कपड़ों के आर पार नहीं देख सकते। मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? तुमने शायद पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, वरना तुम इतनी नाराज नहीं होती। तुम्हें ये कैसे पता? आलिया ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं अनुभवी हूँ, जाहिर है मुझे पता है, मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक मिनट रुको, कुछ सही नहीं है। अचानक आलिया ने अपनी भवें से कुड़ी, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मानसी ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से कुछ याद आया? पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या है या तुम कंपनी में कुछ भूल गई हो? नहीं, हमारे घर में कोई आया है। क्या तुमने लाइटें जलती हुई नहीं देखीं? और जो स्नैक्स मैंने कल खरीदे थे उनमें से चिप्स का एक पैकेट कम है। आलिया ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुसा है। चोर सिर्फ चिप्स का एक पैकेट नहीं चुराएगा, मानसी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। इसके अलावा घर में कुछ भी कीमती नहीं है। कीमती नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मेकअप, बैग, लिपस्टिक, कपड़े, वे लाखों के हैं जो मैंने बहुत मेहनत से बचाए हैं। आलिया ने कहा, नहीं, मुझे ऊपर चेक करना होगा। इतना कहकर वह सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन वह ज्यादा ऊपर नहीं गई थी कि उसने रोहित को चिप्स का पैकेट खाते हुए नीचे आते देखा। तुम अभी वापस आ रहे हो? मैं तुमसे कुछ मामलों पर चर्चा करने की सोच रही थी। क्या तुम फिर से बाहर मजे कर रहे थे? क्या तुम्हें बाहर भूतों से मिलने का डर नहीं लगता? रोहित को देखते ही आलिया का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह उसकी ओर लपकी और उसे कसकर गले लगा लिया। रोहित, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती थी, इतना कि मुझे नींद तक नहीं आती थी। इतनी बनावटी बातें मत करो कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम रात में भूतों से डरती हो और सो नहीं पाती, है ना? रोहित ने कहा। उसके शब्दों ने आलिया के दिल पर चोट की, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बेफिक्र होने का नाटक करते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मैंने सच में तुम्हें याद किया। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रोहित ने मानसी की ओर देखा। क्या हाल ही में इसे किसी चीज़ से सदमा लगा है? क्या इसका समय पर इलाज हुआ? यह अपनी दवाएं ले रही है ना? पैसों के मामले में कंजूसी मत करना, तुम्हारे बॉस के रूप में मैं सारा खर्च चुकाऊंगा। वह पूरी तरह स्वस्थ है। क्या तुम्हारी बिजनेस ट्रिप पर तुम्हें किसी खतरे का सामना तो नहीं करना पड़ा? मानसी की आंखों में एक परिपक्व आकर्षण था जो उस पर टिक गया। हमेशा की तरह ही था, कोई बड़ी समस्या नहीं, बस मरते मरते बचा हूं, रोहित ने लापरवाही से कहा। मरते मरते बचा? उसने इस जीवन मरण के मामले का जिक्र ऐसे किया जैसे ये कोई मामूली बात हो। मुझे मत डराओ, तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, आलिया ने थोड़ा डरते हुए कहा। रोहित ने जवाब दिया, क्या तुम मेरी स्थिति नहीं जानती? अगर मैं किसी दिन अचानक मर जाऊं तो ये सामान्य होगा, है ना? चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते। तुम्हें अलौकिक घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसके बारे में बात करने से तुम्हें केवल डरावने सपने आएंगे। क्या यहाँ हाल ही में सब ठीक रहा है? क्या तुम्हारे पास मुझे रिपोर्ट करने के लिए कोई काम नहीं है? बेशक काम है, मैं अभी तुम्हारी ओर से ही गुस्सा हो रही थी। आलिया का मूड फिर से खराब हो गया। चलो सोफे पर बैठकर बात करते हैं, रोहित ने कहा। जैसे ही वे बैठे, आलिया ने कॉफ़ी टेबल की दराज से एक दस्तावेज निकाला। पहले इसे देखो। मुझे ये सब समझ नहीं आता। मानसी, तुम समझाओ। रोहित ने दस्तावेज देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह अभी अभी कुछ फाइलों को रिकॉर्ड करके हटा था और उसका मन अब इन सामग्रियों को पढ़ने का नहीं था। मानसी मुस्कुराई। ये शांगतोंग टॉवर का ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है। ये जयपुर शहर की ओर से तुम्हें पिछली अलौकिक घटना को सुझाने के लिए इनाम है। आलिया और मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे लिए भाग दौड़ कर रही थी और हमने बिल्कुल भी आलस नहीं किया। एक पूरा टॉवर, तुम सच में कमाल हो। वह जयपुर की एक ऐतिहासिक इमारत है और इसे बने हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं। जब मैं सेल्सवुमन थी तो मैं वहाँ कार शो के लिए भी गई थी, उसने प्रशंसा भरे चेहरे के साथ कहा। सिर्फ एक इमारत है, इसमें कुछ खास नहीं है। आखिरकार मैंने जयपुर के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, रोहित ने टिप्पणी की। अब उसके पास गुवांजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का आधा हिस्सा था। पैसा अब उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था। जो समस्याएं बची थीं वे ऐसी थीं जिन्हें पैसा हल नहीं कर सकता था। यहाँ साइन करो और इमारत तुम्हारी हो जाएगी। बाकी प्रक्रियाएं आलिया और मैं देख लेंगे। मानसी ने अनुबंध में एक खाली जगह खोली और अपनी जैकेट की जेब से पेन निकाला।
रोहित ने पेन नहीं लिया बल्कि हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है साइन करने के बाद वह इमारत मेरे हाथों में कितने समय तक रहेगी? तुम्हारा क्या मतलब है? आलिया ने नासमझी में पलकें झपकाईं। बिना मेहनत के इमारत मिलने का प्रस्ताव रोहित के लिए लुभावना नहीं था। रोहित ने समझाया, मेरे जैसे लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। अगर मैं भविष्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ संपत्तियां उन लोगों के हाथों में देनी होंगी जो मुझसे ज्यादा जिएंगे। केवल इसी तरह मेरे परिवार और रिश्तेदारों को मेरे जाने के बाद देखभाल मिल पाएगी। अन्यथा एक बार जब मैं मर जाऊंगा तो यह अनिश्चित है कि क्या ये चीजें टिकी रहेंगी और वे मुसीबत भी ला सकती हैं। तो तुम इसे किसे ट्रांसफर करना चाहते हो? आलिया ने पूछा। रोहित ने सिर हिलाया, मैंने अभी तय नहीं किया है। चलो कल इस पर चर्चा करेंगे। मैं आज ही लौटा हूं और थोड़ा थक गया हूं, मैं हाथ मुंह धोकर सोने जा रहा हूं। वैसे क्या चिराग ने हाल ही में मुझसे संपर्क किया है? जयपुर शहर का संपर्क अधिकारी चिराग था। अलौकिक घटना होते ही वह निश्चित रूप से संपर्क करता। नहीं, वह कई दिनों से यहाँ नहीं आया है। तुम्हारे जाने के बाद वह केवल एक बार शांगतोंग टॉवर के मामले में आया था। आलिया ने सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा है। उसकी अनुपस्थिति का मतलब है कि जयपुर सुरक्षित और स्वस्थ है। अगर वह आता है तो इसका मतलब आमतौर पर मुसीबत होता है। रोहित ने कहा, पिछली धारणा गलत नहीं थी। हंगरी घोस्ट घटना समाप्त होने के बाद जयपुर विशेष रूप से सुरक्षित हो गया था। ठीक है, मैं कल के लिए एक मीटिंग की योजना बना रहा हूँ। आलिया, कृपया केशव, उसके पिता श्रवण, कविता के परिवार और हरीश पाल को सूचित कर दो। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ मामलों को निपटाना चाहता हूँ। साथ ही मीटिंग शांगतोंग टॉवर में ही रखते हैं। रोहित ने हाथ में मौजूद दस्तावेज की ओर इशारा किया। मीटिंग कब है? आलिया ने पूछा। रोहित ने कहा, सुबह 9 बजे। ठीक है, मैं उन्हें आज रात ही कॉल कर दूंगी। आलिया ने सिर हिलाया। अनुदेश देने के बाद रोहित ऊपर चला गया। आलिया अपने काम में व्यस्त हो गई। मानसी ने नहाने के बाद रात में चुपके से 5वीं मंजिल पर रोहित के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रोहित, क्या तुम वहाँ हो? क्या बात है? रोहित की आवाज़ अंदर से आई। नहाने के तौलिए में लिपटी, गालों पर हल्की लाली लिए मानसी अंदर आई। रोहित को बिस्तर पर नोट्स लेते देख वह कुशलता से चादर के नीचे उसके बगल में लेट गई। क्या तुम सोने नहीं जा रहे? मानसी ने धीमी आवाज़ में पूछा। रोहित ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर में सोऊंगा। मानसी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी थी जो नीचे कहना मुझे उचित नहीं लगा। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। क्या है? रोहित ने बिना ऊपर देखे पूछा। क्या तुम मुझे कुछ अपार्टमेंट बेच सकते हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे रिश्तेदार इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आ जाएं। मानसी ने सुझाव दिया। रोहित ने विचार किया, तुम्हें कितने चाहिए? मैं आलिया से कहूँगा कि वह बाद में तुम्हें दे दे। मानसी फुफकारी, मेरे पास कुछ बचत है। तुम बस मेरी कुछ सैलरी एडवांस दे दो और मैं इसे खरीद सकती हूँ। अगर तुम इसे बस मुफ्त में दे दोगे तो इसका क्या मतलब होगा? क्या तुम मुझे रखेल बनाकर रखना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहोगे भी तो मैं सहमत नहीं होऊंगी। मेरा वह मतलब नहीं था, मुझे बस लगता है कि तुम्हारी बचत काफ़ी नहीं होगी। रोहित ने जवाब दिया। क्या आलिया ने तुम्हें यहाँ की कीमतों के बारे में नहीं बताया? मैंने नहीं पूछा, पर क्या रियल एस्टेट बिलबोर्ड पर विज्ञापन की कीमत 9,800 के आसपास नहीं है? मानसी ने पलटकर पूछा। रोहित मुस्कुराया। वह मुसीबत शुरू होने से पहले थी। अब अलौकिक घटना के बाद गोवांजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की कीमत उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब कितनी है? मैं फिलहाल उन्हें बाजार में नहीं उतार रहा हूँ। अगर तुम वाकई खरीदना चाहती हो तो मैं श्रवण से कहूँगा कि इसकी कीमत 10 लाख तय करे। 10 लाख प्रति अपार्टमेंट? नहीं, 10 लाख प्रति वर्ग मीटर। रोहित ने कहा। कुछ अमीर लोगों ने मेरी ख्याति के बारे में सुना और सोचा कि मेरी सुरक्षा में यहाँ रहना आसान होगा। मौका मिलने पर मैं उनसे मुनाफा क्यों न कमाऊं? क्या मैं खुद की कीमत कम नहीं आंकूंगा? मानसी शर्मिंदा और चिंतित होकर बोली, तुम तो उन्हें लूट रहे हो। तुम एक अपार्टमेंट 1 अरब में बेच रहे हो। मैं निश्चित रूप से उसे वहन नहीं कर सकती। अपार्टमेंट की कीमत केवल 10 लाख है, लेकिन सुरक्षा सस्ती नहीं है। मैं रियल एस्टेट नहीं बेच रहा हूँ, मैं सुरक्षा सेवा बेच रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ इस कॉम्प्लेक्स में कभी भी अलौकिक घटनाएं नहीं होंगी। अगर हुई भी तो मैं तुरंत सबकी रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा घोस्ट डोमेन पूरे कॉम्प्लेक्स को पल भर में कवर कर सकता है। उसकी ओर आधा मुस्कुराते हुए देखते हुए रोहित ने कहा, दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है और मैं उनसे मुनाफा कमा रहा हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी मूल्यवान हो। मैंने तुम्हें 3 बार बचाया है और मेरे मानक बचाव शुल्क के अनुसार तुम्हारी कीमत अब कम से कम कई अरब है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी कीमत इतनी ज़्यादा है। मानसी ने आंखें घुमाईं। तो बस मुझे कुछ अपार्टमेंट दे दो, वरना मैं अपने परिवार को क्या समझाऊंगी?
मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत है तो मैं खुद को पेश कर सकती हूँ। जब तुम्हारी कीमत इतनी ज़्यादा है तो जाहिर है कि व्यक्ति को अपने पास रखना ज़्यादा किफ़ायती है, रोहित ने गंभीरता से कहा। मानसी काफ़ी प्रभावित हुई और उसकी आंखों में रोहित के लिए और अधिक कोमलता आ गई। लेकिन रोहित ने अपनी बात जारी रखी, एक अपार्टमेंट की निर्माण लागत कितनी ही होगी? मेरी ऊंची कीमत मुझे बाद में तुम्हारी सैलरी से इसे कानूनी रूप से काटने की अनुमति देगी, जिससे मुझे प्रभावी रूप से बिना किसी नुकसान के जीवन भर के लिए एक मुफ्त कर्मचारी मिल जाएगा। तुम सच में मेरे लिए ये हिसाब लगा रहे हो? मानसी ने आंखें घुमाईं, उसकी भावुकता पल भर में गायब हो गई। बहुत हुआ, अब सो जाते हैं, रोहित ने अपनी नोटबुक रख दी। हमें अब तक सो जाना चाहिए था, मानसी ने हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। वह रोहित के साथ इस जीवन की और अधिक आदी होती जा रही थी। अध्याय 386 बचा हुआ श्राप। हंगरी घोस्ट कांड के बाद जयपुर शहर में शहरी निवासी बहुत कम बचे थे। अलौकिक घटनाओं के वास्तविक आतंक को देखने वाले अधिकांश लोग शहर छोड़कर चले गए थे, इस बात से अनजान कि अब जयपुर दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन चुका था। हालांकि सड़कों की यह वीरान स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अलौकिक घटनाएं केवल यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थीं। अन्य शहरों की हालत भी अच्छी नहीं थी और विदेशों में स्थिति संभवतः और भी भयावह थी। सुबह के 8:30 बजे एक नीले रंग की लग्जरी एसयूवी शहर के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। सड़कें वैसे ही खाली थीं जैसे नए साल के पहले दिन होती हैं। जयपुर की आबादी कम होती जा रही है। पिछली बार मुझे खाना तक डिलीवर नहीं मिल सका। अगर ऐसा ही रहा तो हम अपनी संपत्तियां कैसे बेचेंगे? आगे की सीट पर बैठी आलिया ने शिकायत की। वह काले रंग के बिजनेस सूट और सिल्क स्टॉकिंग्स में बेहद आकर्षक लग रही थी। 25 साल की उम्र में वह सुंदरता और परिपक्वता का सटीक उदाहरण थी। रोहित कार की खिड़की से अपना सिर टिकाए, अपनी पैनी और कुछ हद तक खूंखार नज़रों से सामने की सड़क को देख रहा था। सूट पहनने के बावजूद वह किसी ऐसे जंगली जानवर जैसा लग रहा था जो खतरनाक जंगल में शिकार की तलाश में हो। मुश्किल से 20 साल की उम्र में उसमें अपने साथियों जैसी वह चंचलता या जीवन शक्ति नहीं थी। ये व्यक्तित्व बार बार मौत के करीब जाने और अलौकिक शक्तियों से लड़ने के बाद बना था। क्या तुमने उन सभी से संपर्क कर लिया जिन्हें मैंने कल बुलाया था? रोहित की आवाज़ गहरी और उदासीन थी। चिंता मत करो, मैंने सुबह फिर से बात की है। कुछ लोग तो शायद कंपनी के गेट पर इंतजार भी कर रहे होंगे, आलिया ने चंचलता से जवाब दिया। वह रोहित से बिल्कुल नहीं डरती थी, आखिर उसे पता था कि यह जानवर लड़ना जानता है तो रक्षा करना भी जानता है। पिछली सीट से मानसी की कोमल आवाज़ आए, रोहित, शांगतोंग टावर के हैंडओवर में अभी भी कुछ पुराने मुद्दे हैं। कुछ कंपनियां अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर बाहर जाने से मना कर रही हैं और भारी मुआवजे की मांग कर रही हैं। कल जब हमने उनसे बात की तो उनका व्यवहार काफ़ी असभ्य था। असभ्य? रोहित ने पूछा। आलिया ने नाक से कुढ़ी। वे चाहते थे कि हम उनके साथ शराब पिएं। वह बुढ़ा पूरे समय मेरी टांगों को घूर रहा था। रोहित शांत रहा। वे मामूली लोग हैं, जिक्र के लायक भी नहीं। हम उन्हें बाद में कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकाल देंगे। अब जयपुर का प्रभारी मैं हूं, क्या इस शहर में कोई ऐसा है जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करे? कार रुकी। शहर के बीचों बीच एक 45 मीटर ऊंची इमारत शांगतोंग टावर उनके सामने खड़ी थी। जैसे ही रोहित बाहर निकला, आलिया ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वे इमारत के भीतर दाखिल हुए, रोहित ने देखा कि कविता का परिवार वहां पहले से इंतजार कर रहा था। कविता के पिता राजीव चेहरे पर चिंता लिए सिगरेट पी रहे थे। अंकल राजीव, गुड मॉर्निंग, रोहित ने शालीनता से अभिवादन किया। राजीव तुरंत खड़े हो गए। रोहित, नहीं, प्रेसिडेंट रोहित, नमस्ते। राजीव को यह देखकर अजीब लग रहा था कि 6 महीने पहले स्कूल छोड़ने वाला एक लड़का आज पूरे जयपुर को नियंत्रित कर रहा है, जबकि वह खुद बेरोजगार हो चुके थे। रोहित ने राजीव की पत्नी अनुपमा को भी नमस्ते किया। फिर उसकी नज़र कविता पर पड़ी, जो बेंच पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला था और वह जीवित इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बिल्कुल उन भूतों की तरह जिन्हें रोहित ने देखा था। क्या ये कविता के बारे में है? रोहित ने पूछा। राजीव ने आह भरी। हाँ, कविता के साथ कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। वह बहुत ठंडी और अलग रहने लगी है। रोहित एक कदम आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे से बिना सिर वाली भूतिया छाया निकली और कविता के शरीर में प्रवेश करने लगी। लेकिन अगले ही पल रोहित की छाया झटके से पीछे हट गई और रोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जब उसकी छाया ने कविता के शरीर को स्कैन किया तो उसे उसके गर्भ के भीतर एक विकसित होता हुआ भ्रूण महसूस हुआ। घोस्ट इन्फेंट, यह असंभव था। हंगरी घोस्ट को काबू कर लिया गया था और उसकी शक्ति खत्म हो गई थी, तो फिर वह भूतिया बच्चा गायब क्यों नहीं हुआ? वह कविता के पेट में अभी भी कैसे जीवित था? अंकल राजीव, क्या आप इसके बारे में जानते हैं?
रोहित ने कविता के पेट की ओर इशारा किया। राजीव ने चिंतित होकर सिर हिलाया। हमें पता है, लेकिन हमें लगा कि यह कोई सामान्य समस्या होगी क्योंकि मुख्य संकट टल चुका था। पर यह चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। रोहित ने कहा, यह मामला थोड़ा विशेष है। चलिए ऊपर चलकर बात करते हैं, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। चिंता मत कीजिए, कविता ठीक हो जाएगी। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसने पहले मानसी के शरीर से भी घोस्ट इन्फेंट निकाला था, इसलिए उसे अनुभव था। रोहित की बात सुनकर राजीव के चेहरे की शिकन थोड़ी कम हुई और उन्होंने राहत की सांस ली।